नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बताने पर बढ़ा बवाल। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की शिकायत। पीएम मोदी, नड्डा ने की थी विवादित टिप्पणी। शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की ईडी के सामने पेशी। संजय निरुपम ने संजय राउत को बताया खिचड़ी घोटाले का सरगना। नई सरकार में विनिवेश की रफ्तार होगी तेज। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ सबसे पहले लाने का लक्ष्य। शिपिंग कॉर्पोरेशन और आईडीबीआई बैंक का फाइनेंशियल बिड भी हो सकता है जारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। 20 मई को शेयर बाजार रहेगा बंद। वोटिंग के चलते एनएससी और बीएसई ने किया छुट्टी का ऐलान। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश हाई। निफ्टी सेंसेक्स नई ऊंचाई पर बंद। निफ्टी बैंक भी नए शिखर पर बंद। सेंसेक्स 494 और निफ्टी 153 अंक चढ़े। रिकॉर्ड ऊंचाई पर गोल्ड सिल्वर। एमसीएक्स पर 71,000 के पार निकला सोना। 82,000 के पार निकली चांदी। कॉमेक्स पर भी सोना $2370 के पार। अमेरिका के अच्छे आंकड़ों से कीमतों में उछाल। और सबसे पहले बात चुनावी महासंग्राम की। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी महासंग्राम का बिगुल फूंक दिया। आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के चंद्रपुर पहुंचे। यहां पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। रैली में पीएम ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आपकी नीयत सही है तो नतीजे दिखाई देते हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी एनडीए का उद्देश्य देश के लिए कड़े फैसले लेने का है। वहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। 2024 लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है। एक और भाजपा एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। महाराष्ट्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली की। मोदी ने जगदलपुर के आमाबाल गांव में जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश कश्यप के लिए प्रचार किया। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं जब तक गरीब की चिंता दूर नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया। कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है ये मुझे पता है। जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बीतती है ये मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है ये मैं जानता हूं। और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने आज इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की और इस तरह से उसकी तुलना मुस्लिम लीग से करना गलत है।
पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बताया है। कैसे मुस्लिम लीग आ जाती है इसमें ये बता नहीं रहे, और हम मुस्लिम लीग से क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे और क्यों करेंगे, इस बात को वो स्पष्ट नहीं करते। जब हम एक राष्ट्रव्यापी पार्टी हैं और जब हमने फ्रीडम की फाइट में, आज़ादी की लड़ाई में हमने हिस्सा लिया है, जो कि मोदी जी की पार्टी ने नहीं लिया था, तो हम पर ये आरोप लगाना बड़ा दुख का विषय है। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल और सिवनी जिले के घनौरा में आज उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। घनौरा में राहुल ने ओम प्रकाश सिंह मरकाम के लिए चुनाव प्रचार किया। राहुल ने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो के वादों को दोहराया और कई मुद्दों पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है। एक अफसर आदिवासी, और भाइयों और बहनों, अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। ये लड़ाई, ये फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाले का मामला उछलता जा रहा है। शिवसेना नेता अमोल कीर्तिकर की पेशी ईडी के सामने हुई है। वहीं संजय निरुपम ने संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संजय राउत घोटाले के सूत्रधार हैं। और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। खिचड़ी घोटाले के किंग पिन हैं, ये हैं शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत। बिहार के नवादा में रविवार को प्रधानमंत्री की चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने इस रैली का एक वीडियो शेयर किया जिसमें नीतीश कुमार पीएम के पैर छूते दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि इतने बुजुर्ग और अनुभवी सीएम होकर नीतीश कुमार ने जो भरे मंच पर किया उससे हम शर्मिंदा हैं। तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री मोदी को प्रणाम करने पर तंज किया तो सनातन के मुद्दे पर भी पलटवार किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के ने बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र में 45 सीटों पर उनका गठबंधन जीत हासिल करेगा और वो 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका काम अब सिर्फ मोदी का विरोध करना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ में। शिंदे जी, आप लगातार 2 दिन से कैंपेन कर रहे हैं, लग रहा है आपकी बार 400 पार? बिल्कुल लग रहा है, अब की बार 400 पार जो निर्धार जो है संकल्प मोदी जी का है उसका माहौल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र में पूरी तरह, विदर्भ में, नागपुर में, सभी जगह पर लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार महाराष्ट्र में भी 45 पार करेंगे और मोदी जी को बहुत बड़ी ताकत महाराष्ट्र से मिलेगी। ऐसा माहौल सब जगह दिखाई पड़ रहा है। आपने रामटेक में प्रचार किया तो विकास के मॉडल पे इस बार लग रहा है कि वोट मिलेगा? बिल्कुल, विकास का मुद्दा ही हमारा है। हमारा जो विकास मॉडल जो है, जो सभी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है शुरू, सब जगह वो पिछले महाविकास आघाड़ी सरकार में जो बंद प्रोजेक्ट है उसको शुरू कर दिए। कई योजनाएं हमने शुरू की है जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, बड़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम किया है। बड़े पैमाने पे रोजगार हो रहा है। महिला बचत गट, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको हम ताकत दे रहे हैं ताकि ये सब पूरी तरह एक जो विकास हो तो चारों बाजू से विकास हो। जैसे समृद्धि हाईवे नागपुर मुंबई, ये अटल सेतु, मेट्रो का काम, कई ऐसे प्रकल्प है जो गेम चेंजर प्रकल्प है और लोगों के हित के प्रकल्प है। और निश्चित रूप से इसलिए लोगों में एक विश्वास है कि अब महाराष्ट्र सरकार जो है ये काम करने वाली सरकार है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार है, ये लोगों को सुनने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार है, ऐसी उनकी अनुभूति है। और निश्चित रूप से इसका फायदा, और जो डबल इंजन की सरकार जो काम किया है, आज
मोदी जी ने भी महाराष्ट्र को कई योजनाओं में सपोर्ट किया है, केंद्र ने सपोर्ट किया है। कई रेलवे में कितना बड़ा बजट महाराष्ट्र को दिया है, वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया है। ऐसे कई प्रकल्प जो है केंद्र सरकार ने भी महाराष्ट्र को मदद की हुई है, और इसलिए डबल इंजन सरकार पूरी ताकत से, पूरी स्पीड से काम कर रहा है। और ये लोग जानते हैं कि ये फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं, ये घर में बैठने वाले लोग नहीं है। ठाणे, मुंबई और सिंधुदुर्ग की सीटों का ऐलान कब हो जाएगा? क्या शिवसेना ही लड़ेगी या बीजेपी लड़ेगी? बिल्कुल, उसमें महायुति लड़ेगी और जल्दी उसका सबका निर्णय हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पर इतना ही हमारा सबका निर्धार है, संकल्प है, कोशिश है कि महाराष्ट्र से इस विकास के बलबूते पे जो डेवलपमेंट का मुद्दा ही हमने लिया है, और जिस तरह से कई निर्णय जो हमारी सरकार ने लिए हुए हैं कि वो लोक हित के हैं, जनता के हित के हैं, और इसके ऊपर ही लोग वोट करेंगे। और निश्चित रूप से पिछले सरकार की जो निगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, यहाँ पर उद्योग आ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, और इसलिए लोगों में भी विश्वास है कि इस सरकार को हम बिल्कुल पूरी तरह साथ देंगे। ऐसा माहौल पूरे महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इस बार मोदी जी 400 पार करेंगे और हैट्रिक करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। कांग्रेस 3 सीट पर और 3 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। कांग्रेस के उम्मीदवार उधमपुर, जम्मू और लद्दाख लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं, यहाँ पे हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फ़िलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है। उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ़ साहब। बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं, बारामूला, श्रीनगर और लद्दाख की सीट, इन पे भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान होगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है। क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो वोट दिलवा पाएगा? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब देखते हैं चुनावी मूड माहौल। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर लोकसभा सीट चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही है और बुलंदशहर बीजेपी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह का गढ़ भी रहा है। कौन है इनका उत्तराधिकारी और किसे संसद पहुंचाएगी बुलंदशहर की जनता? देखिए आलोक प्रियदर्शी की मूड माहौल पर ये रिपोर्ट। सीएनबीसी की स्पेशल कवरेज चुनाव यात्रा में इस वक्त हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। जी हां, बुलंदशहर एक सुरक्षित लोकसभा सीट है। बीजेपी, बीएसपी और इंडिया गठबंधन तीनों ने ही अपने उम्मीदवार यहां उतारे हैं। ये बात और है कि यहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा रहा है। हर चीज की सुविधा है, हमें किसी चीज की और हमारे महिलाओं को दिक्कत होती थी, शौचालय की, पानी की, हर चीज की सुविधा दी उन्होंने हमें। हम सारी खालों की लेडीज महिला सभी चाहती हैं ये शराब ठेका बंद रहे। ये रोज झगड़े, फिसाद, गाली गलौज, ये बदतमीजी होती है शराब की वजह से। ये शराब का मुद्दा गांव से 3 किलोमीटर दूर जाना चाहिए। ये शराब से नौजवानों में 90% बिल्कुल नौजवान जो बेकार है, बिल्कुल युवा जो है, युवा पीढ़ी।
बुलंदशहर सिटी से 32 किलोमीटर दूर खालौर गांव में 2 बार से सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि पिछली 2 लोकसभा चुनावों की तरह ही इस बार भी बुलंदशहर की जनता उन्हें रिकॉर्ड वोटों से जिताएगी। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आभार करता हूं कि उन्होंने हमेशा बुलंदशहर को अपना आशीर्वाद दिया, बुलंदशहर को इतना प्यार दिया है कि आज बुलंदशहर का जन जन मोदी जी के साथ खड़ा है। और हैट्रिक मेरी नहीं, हैट्रिक मोदी जी की लगाने के लिए बुलंदशहर से 100% मतदान अब की बार मिलेगा और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जन जन का समर्थन के साथ बुलंदशहर का सहयोग प्रधानमंत्री जी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने नया प्रयोग किया है और नगीना से सांसद गिरीश चंद्र जाटव की सीट बदलकर उन्हें बुलंदशहर से लड़वाया है। गिरीश चंद्र जाटव बसपा सुप्रीमो मायावती के काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के शिवराम वाल्मीकि यहां खम ठोक रहे हैं। वाल्मीकि को उम्मीद है कि दलित और मुस्लिम मतदाता मिलकर उनकी नैया पार लगा सकते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के बावजूद बुलंदशहर में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के पूर्व के सांसदों ने कोई काम किया नहीं है, वो तमाम फेलियर रहे हैं। मैं गांव में जा रहा हूँ, किसानों में जा रहा हूँ, मजदूरों में जा रहा हूँ और तमाम कस्बों में जा रहा हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कोई काम किया ही नहीं है। एक नजर डालते हैं बुलंदशहर सुरक्षित सीट पर। यहाँ पर कुल 17,76,567 मतदाता हैं, जिनमें करीब 9.5 लाख पुरुष और 8.5 लाख महिलाएं हैं। बुलंदशहर में मुस्लिम, लोधा, दलित, जाट और ब्राह्मण वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। बुलंदशहर में 5 विधानसभा सीटें हैं: बुलंदशहर, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर और स्याना। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बुलंदशहर की सभी 5 सीटें बीजेपी की झोली में गईं। किसान आंदोलन के बावजूद समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन कोई करिश्मा नहीं कर सका। मोदी और योगी की लहर में विपक्षी दल तिनके की तरह उड़ गए और इस बार लोकसभा चुनाव में भी किसान आंदोलन को लेकर कोई चर्चा यहाँ पर सुनने को नहीं मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ है और सीएनजी पीएनजी दिलाने का भी काम यहाँ पर हो चुका है। बुलंदशहर के लिए देखिए स्वास्थ्य पे भी काम चल रहा है और अभी मेडिकल कॉलेज तो हमको हमारी सरकार ने दे ही दिया है और जो विकास के कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे धीरे धीरे। समय तो लगता ही है किसी काम को होने के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कल्याण सिंह 2004 में बीजेपी के टिकट पर यहीं से जीते थे, लेकिन परिसीमन के बाद 2009 से बुलंदशहर सीट एससी कोटे में आरक्षित है। बुलंदशहर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसमें कोई शक नहीं कि हवा बुलंदशहर में बीजेपी के पक्ष में बह रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन और बीएसपी के उम्मीदवार भी जमकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी इस बार बुलंदशहर से जीत की हैट्रिक लगाती है या फिर हाथ और हाथी इस बाजी को पलटने में कामयाब होते हैं। कैमरामैन बलबीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, बुलंदशहर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को पूरा भरोसा है कि इस बार 400 पार आसानी से हो जाएगा। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने 10 साल में सराहनीय काम किए हैं। आर्टिकल 370 और राम मंदिर जैसे बड़े काम इस सरकार में पूरे हुए हैं। ऐसे में जनता का साथ भी मिलेगा। चुनाव का मौसम है और इस वक्त हमारे साथ में अमृता फडणवीस है। अमृता, आप किस तरह से लोगों से अपील करेंगे कि मैक्सिमम संख्या में लोग बाहर आए और वोट करें? As a responsible citizen, we have to come out, vote as per our perceptions, as per our expectations, as per what we have seen and what we want. तो जो gap होती है ना, जो what we want and what it is, ये तभी भर सकती है when we participate in democracy. So let's all participate by voting. That's the starting point. तो अब की बार 400 पार? वो तो यकीनन। मैंने तो सभी ने बीजेपी से जो लिंक्ड है सभी ने ये बोला है कि 400 पार। तो हम आपको अक्सर देखते हैं कि नागपुर में आप कैंपेन करते हैं। क्या इस बार आप जो है कैंपेन करेगी? आप इस बार कैंपेन में हम आपको देखेंगे? मैंने कैंपेन की है कुछ जगह पे और अभी फिलहाल तो नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली फॉर अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस आई विल बी कैंपेनिंग।
और खासकर अक्सर ये देखा जाता है कि सोसाइटी में रहने वाले लोग और यूथ जो है घर से बाहर नहीं निकलते वोट करने के लिए, तो आप कैसे उनको कहेंगे, क्योंकि यूथ जो है ज्यादातर सोशल मीडिया से ज्यादा प्रभावित है और कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में गलत खबरें भी बहुत फैलती रहती है। नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, दैट इज अ फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी, एंड अगर आपको आगे अपना एक फ्यूचर बनाना है और यू हैव टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द अपकमिंग गवर्नमेंट, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी बाय वोटिंग। सो सभी ने बाहर निकलना चाहिए और वोट करना जरूरी है। आपको लगता है इस बार डेवलपमेंट के मुद्दे पे होगा या फिर राम मंदिर, काफी राम मंदिर का निर्माण हो गया है, राम मंदिर शुरू हो गया है, लोग उस पे वोट करेंगे? मुझे लगता है मुद्दा डेवलपमेंट का ही है। जिस तरीके से इंफ्रा हो, जॉब्स हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत को स्थान देना हो, जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है उसी पे आज का यूथ वोट करेगा। राम जन्मभूमि में राम लल्ला जो हमारे अयोध्या में आए हैं, या विमेन्स बिल हो, कई सारी चीजें हैं जो एक हिम्मत की बात थी जो मोदी जी ने कर दिखाया, कहा और कर दिखाया। दीज आर ऑल्सो अ पार्ट of what he has done all through. चुनावी रण के बीच एक और रणनीति पर मोदी सरकार काम कर रही है। अगर सरकार चुनकर आती है तो उसका फोकस विनिवेश पर हो सकता है। इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं। बताइए लक्ष्मण जी। देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक विनिवेश विभाग की तरफ से जो 100 दिन का एजेंडा तय किया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा या फिर कहें सबसे पहले नंबर पर है एनटीपीसी का ग्रीन आईपीओ, ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। एनटीपीसी की जो सब्सिडरी है उसके ग्रीन एनर्जी, उसका आईपीओ लाने की पूरी तैयारी है और नई सरकार के बनते ही सबसे पहला फैसला या सबसे पहला कदम विनिवेश के मोर्चे पर यह उठ सकता है। इसके लिए बैंकर्स की नियुक्ति वर्ग की प्रक्रिया काफी अंतिम चरण में पहले से ही है। दूसरा जो है वह शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दरअसल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो लैंड एसेट वाली सब्सिडरी थी उसको लिस्ट कर लिया गया है। कमोबेश सारी अड़चनें अब दूर हो गई हैं। इंतजार है नई सरकार के गठन का। नई सरकार के गठन होते ही 100 दिन के भीतर भीतर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए फाइनेंशियल बिड जारी कर सकती है। बता दूं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 63.75% है, जिसको सरकार यहाँ पे बेचना चाहती है। दूसरे नंबर पे है वो है आईडीबीआई बैंक। दरअसल आईडीबीआई बैंक भी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। अभी इसमें एलआईसी की 49.24% और सरकार की 45.48% हिस्सेदारी है। इसके लिए सरकार पहले ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर चुकी है। उसमें जिन जिन लोगों ने दिलचस्पी दिखाई उनके नामों को रिजर्व बैंक के पास भेजा जा चुका है। रिजर्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि नई सरकार के गठन होने के साथ ही रिजर्व बैंक की तरफ से भी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी और फिर इसके लिए फाइनेंशियल बिड सरकार जारी कर देगी। एक तीसरी कंपनी है बीईएमएल। यहाँ पे थोड़ी सी निराशा वाली खबर है। बीईएमएल में जो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है 26%, उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हालांकि बीईएमएल के जो लैंड एसेट है उसके लिए सब्सिडी अलग से डीमर्ज हो चुकी है, लेकिन वहां पे समस्या यह है कि जो उनके लैंड पार्सल है उनको ट्रांसफर करने में एक प्रक्रिया लंबी लग रही है। कहीं कहीं अड़चने हैं। इस वजह से बीईएमएल में थोड़ा सा आपको लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो विनिवेश की जो गाड़ी लगभग सुस्त से पड़ी हुई है वो नई सरकार के बनने के साथ ही अगले 100 दिन में काफी तेजी से दौड़ती हुई आपको दिखेगी। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश देखने को मिला। इसी के साथ निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक नए शिखर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 494, निफ्टी 153 अंक चढ़कर बंद हुआ और आज सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, तेल, गैस, रियल्टी शेयरों में रही। पीएससी, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए और बाजार का एक्शन समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, आज किन सेक्टर्स और शेयर्स ने किया कमाल? पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात किया तो आज ऑटो का दबदबा रहा। इसमें आयशर मोटर बढ़िया लीड कर रहा था, करीब 4.5% का उछाल वहाँ था। M&M 3.5% ऊपर, मारुति 3.5% ऊपर और एनटीपीसी 2.5% के आसपास की बढ़त यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज अदानी पोर्ट 2% नीचे, नेस्ले 1.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 1.5% नीचे और विप्रो करीब 1% के आसपास बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में बढ़ने वाले शेयरों में एक्साइड 18% ऊपर रहा, बढ़िया खबर के बीच में। पीएनसी इंफ्रा 8% ऊपर, अमर राजा 7.5% ऊपर और एस्टर डीएम करीब 6% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में जी शिपिंग 5.5% नीचे, केन्सटेक 5% नीचे, सुवन फार्मा 3.5% नीचे और इंटेलेक्ट डिजाइन करीब 3% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित।
हीलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा का कहना है कि निवेशकों को बाजार पर नेगेटिव नजरिया नहीं रखना चाहिए, बाजार में आगे भी तेजी जारी रहेगी। मार्केट पहली बार ऑल टाइम हाई पहुंचती है तो नॉर्मली कई महीनों तक चल सकती है, बिकॉज एकदम जाके तो रुक नहीं सकती। तो एवरी टाइम वो पिछले पॉइंट को क्रॉस करेगी तो लगेगा कि एक नया रिकॉर्ड हो गया है। बट वैसे अगर आप देखें कि 2 साल में क्या रिटर्न, 1 साल में क्या रिटर्न है, 5 साल में क्या रिटर्न है, तो वो मोटा माटी उसी रेंज में है जिसमें जिंदगी भर रहे हैं। इसलिए कोई इसमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली बिकॉज सारा वर्ल्ड भी ठीक कर रहा है। या तो हो कि खाली इंडिया अच्छा कर रहा है बहुत ज्यादा तो हमें लगे कि ये इंडिया क्यों इतना स्टैंड आउट कर रहा है। बेसिकली वर्ल्ड इज डूइंग वेल, वी आर डूइंग वेल। हमारे अपने इवेंट्स हैं जो मोस्टली मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं, जैसे बजट वगैरह रिलेटेड टू इलेक्शन, तो इसलिए कोई अभी तो कंटिन्यू ही करेगा मेरे हिसाब से। सोने चांदी के दाम भी नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। एमसीएक्स पर सोना 71,000 के तो चांदी 82,000 के पार निकल गई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं। कीमतों में तेजी के कारण क्या है और कहां तक बढ़ सकती हैं कीमतें, क्या कहते हैं जानकार, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। मार्च के महीने की अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और भावों में लगातार एक तरफा तेज़ी है। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, हमने यहाँ पर आगे इंटरेस्ट रेट कटेगा ये भी सुनता हुआ देखा। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। ETFs में भी बाइंग आई। तो ज़्यादातर जो सोना है वो पेपर गोल्ड खरीदा गया, ना कि फिजिकल गोल्ड। रिटेल में मार्च का महीना अगर इंडियन मार्केट्स के लिहाज से देखें तो काफ़ी हद तक वॉश आउट था। लेकिन जैसे आपने कहा कि अब आगे से, अब यहाँ से क्या देखना है, वेल यहाँ से जो रैली है वो थोड़ी सी ओवरडन और हीटेड है। हमने ऑलरेडी अगर पिछले 1.5 महीने की बात की जाए तो $300-350 पर आउंस की गेन्स आते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों में हमने 7,000 रुपए की तेजी सोने में अब तक आते हुए देख ली है। तो ऑफ कोर्स एक बहुत लंबी स्ट्रिंग यहाँ पर है, लॉन्ग्स भी यहाँ पर हैं, शॉर्ट स्क्वीज भी बनते हुए देखे हैं। बाजार को अब लगता है कि यहाँ से 550 या $100 की तेजी आपको देखने को मिलेगी सोने के प्राइसेस में, और उसके बाद $150-200 का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन वो सिर्फ करेक्शन होगा और उन स्तरों पर खरीदारी करने की ही राय यहाँ पर है। जहाँ तक चांदी की बात है, वेल सोने का जो रनअप था उसका चांदी को सपोर्ट मिला है। चांदी इन एनी केस एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, 1/3 चांदी इंडस्ट्रियल तरीके से भी इस्तेमाल होती है। तो चांदी में लोगों को ज़्यादा विश्वास है क्योंकि चांदी में अभी भी रूम ऊपर में बाकी है। सोना लोगों को लगता है कि अब काफ़ी हद तक इसमें तेज़ी आ चुकी है। अगले 1-1.5 महीने में आप देखेंगे कुछ मुनाफा वसूली भी आएगी। लेकिन अगर आपको खरीदना है, इन्वेस्ट करना है इन स्तरों पर भी, तो आई थिंक चांदी एक बेहतर बेट है। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए 24 घंटे। नमस्कार।